भारत का इतिहास जब भी सुनाया जाता है तो अक्सर उत्तर की ओर देखा जाता है, मगध, मौर्य, मुगल। लेकिन दक्षिण दक्षिण तो जैसे सिर्फ मंदिरों, कलाओं और चुप्पी का हिस्सा बन गया। पर इतिहास की असली गरज वहाँ थी जहाँ लहरें जमीन से टकराती थीं, जहाँ मंदिर शक्ति के प्रतीक थे और सम्राट तलवार नहीं नौका लेकर युद्ध में उतरते थे। ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसने भारत की सीमाओं को पहली बार समुद्र से आगे ले जाकर एक समुद्री भारत की नींव रखी। ये कहानी है राजेंद्र चोल की। तंजावुर दक्षिण भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी, जहां मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक जीवित गवाही थे शक्ति, व्यवस्था और सोच की। इस धरती पर एक दिन राजमहल में शंख बजे, घंटियां बजी और ज्योतिषियों ने घोषणा की, चोल वंश को उत्तराधिकारी मिला है। पर यह पुत्र केवल सिंहासन के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए जन्मा है। राजराज चोल और एक अलग तरह की परवरिश। राजेंद्र के पिता राजराज चोल प्रथम सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने तंजावुर को एक शक्तिशाली राजधानी में बदला, बृहदेश्वर मंदिर जैसे आश्चर्य का निर्माण कराया और पूरे दक्षिण भारत को एक प्रशासनिक धागे में पिरोया। उनका सपना था चोल साम्राज्य सिर्फ भूमि तक सीमित न रहे बल्कि समुद्र को भी अपनी शक्ति से प्रभावित करे। इसी सपने की बुनियाद पर उन्होंने अपने पुत्र की परवरिश शुरू की, एक ऐसा बचपन जो किसी युद्ध का इंतजार नहीं करता था। राजेंद्र का बचपन तलवारों की चकाचौंध से भरा नहीं था बल्कि नक्शों, यात्राओं और योजनाओं से बना था। जब बाकी राजकुमार हाथियों की सवारी सीखते वो जहाज़ों का खाका बनाता। जब दरबार में मंत्री बातें करते वो चुपचाप दीवारों पर लटके नक्शे को घूरता। एक बार उसने अपने गुरु से पूछा, पिताजी तटों पर किले क्यों बनवाते हैं? उत्तर मिला, क्योंकि वो जानते हैं खतरा अब जमीन से नहीं लहरों से आएगा। 12 साल की उम्र और पहली राजकीय टिप्पणी। राज्यसभा में कर प्रणाली पर चर्चा चल रही थी। राजेंद्र ने वहां बैठकर एक सुझाव दिया, अगर तटीय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगाया जाए तो हम नौसेना के निर्माण में वो धन लगा सकते हैं। सब चौंक गए। एक बच्चे ने राज्य की आय और सुरक्षा को एक वाक्य में जोड़ दिया। राजराज चोल मुस्कुराए और बोले, इस बालक ने आज साबित कर दिया, सत्ता रक्त से नहीं मिलती, दृष्टि से मिलती है। एक बालक जो लहरों को सपना मानता था। राजेंद्र का सपना कभी सिंहासन नहीं था। वो तट पर बैठकर लहरों को देखा करता और मन ही मन कहता, ये रुकती क्यों नहीं? फिर खुद ही उत्तर देता, क्योंकि इन्हें जीतने वाला कोई आया ही नहीं। और वहीं बैठकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तय कर ली थी। तंजावुर के राजमहल में उस सुबह हवा कुछ अलग थी। दरबार की दीवारों पर लगे दीपक तेज जल रहे थे और हर दरबारी की नजर एक ही दिशा में थी, राजराज चोल के सिंहासन की ओर। राजा खड़े हुए और बिना किसी भूमिका के बोले, अब समय आ गया है, तंजावुर को उसका युवराज मिलना चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मैं अपने पुत्र राजेंद्र चोल को चोल वंश का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। कुछ चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ पर चुप्पी और कुछ सवालों से भरे हुए। शब्दों के पीछे छिपा असंतोष। राजेंद्र की घोषणा के बाद दरबार के कोनों में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। वो तो अभी युवा है, उसने तो कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा, समुद्र के सपने पाल रहा है, वो राजकाज क्या समझेगा? पुराने सेनापति, वरिष्ठ मंत्री और चचेरे भाई सभी भीतर से असहज हो चुके थे। राजराज चोल ने सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कई बार ताज से पहले जहर का घूंट पीना पड़ता है। राजेंद्र की चुप्पी और तैयारी। घोषणा के बाद राजेंद्र ने न कोई भाषण दिया, न कोई शक्ति प्रदर्शन। वो शांत रहा, लेकिन अंदर वो हर दरबारी की आंखें पढ़ रहा था। हर चेहरे पर छुपा डर, ईर्ष्या और असुरक्षा उसे साफ नजर आ रहा था। उसने अपने अभ्यास बढ़ा दिए, राज्य के दस्तावेजों को गहराई से पढ़ना शुरू किया, प्रांतों के गुप्तचर विभागों से रिपोर्ट मंगवाई और अपने चारों ओर एक भरोसेमंद दल तैयार करने लगा। पहली साजिश। कुछ ही हफ्तों में एक खबर आई, लंका ने कर देना बंद कर दिया है और हमारे दूत का अपमान हुआ है। राज्यसभा में हड़कंप मच गई। कई दरबारियों ने कहा, राजा स्वयं सेना लेकर जाएं, युवराज अभी अयोग्य है। और राजराज चोल ने केवल एक वाक्य कहा, अगर वो चोलों का उत्तराधिकारी है तो उसे चोलों की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। विवाद के बीच पहला युद्ध। राजेंद्र ने आदेश दिया, लंका के लिए चोल नौसेना तैयार की जाए। समंदर से जवाब जाएगा, लेकिन भाषा तलवार की नहीं, शक्ति और नीति की होगी। युद्ध से पहले तट पर गया, जहां उसने अपनी आंखों से हर जहाज को देखा, हर नाविक से बात की। उसने कहा, हम सिर्फ जीतने नहीं जा रहे, हम चोल ध्वज को पहली बार लहराने जा रहे हैं समंदर के उस पार। और अब शुरुआत होती है।
समंदर की ओर पहली बार चोल युवराज जा रहा था। पीछे छोड़ आया था दरबार की साजिशें, चुप्पी में डूबे विरोध और राजनीतिक चालें, और सामने था एक ऐसी चुनौती जो साबित करेगी कि राजा बनने के लिए ताज नहीं, हिम्मत चाहिए। चोल नौसेना पहली बार तंजावुर के तट से निकल रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य समुद्री यात्रा नहीं थी। यह एक उत्तराधिकारी की परीक्षा थी। राजेंद्र चोल के नेतृत्व में लगभग 300 जहाज, हजारों सैनिक और समुद्री दिशा में प्रशिक्षित अधिकारी लंका की ओर बढ़े। हर जहाज पर केवल हथियार नहीं, चोल साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी लदी थी। युद्ध भूमि से पहले राजा की रणनीति। राजेंद्र ने युद्ध की शुरुआत तलवार से नहीं, जानकारी से की। उसने गुप्तचरों को पहले ही लंका भेजा था। उसने 3 प्रश्न पूछे थे। महेंद्र की सेना कहाँ केंद्रित है, कौन से बंदरगाह सुरक्षित हैं और किन स्थानों पर जनता चोलों के समर्थन में है। उत्तर मिले और युद्ध की रणनीति बनाई गई। राजेंद्र ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। एक दल पूर्व से, दूसरा पश्चिमी तट से और तीसरा एक गुप्त रास्ते से राजधानी अनुराधापुरा तक। राजा महेंद्र का घमंड और चोलों का प्रहार। लंका के राजा महेंद्र को विश्वास ही नहीं था कि कोई भारतीय साम्राज्य उसके द्वीप तक पहुंचेगा। वो समझता था समुंदर उसे बचा लेगा, लेकिन जब चोल जहाज लंका के तटों पर उतरे तो महेंद्र का वह आत्मविश्वास भी धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। पहले बंदरगाह गिरे, फिर किले टूटे और अंत में चोल सेना अनुराधापुरा के द्वार पर खड़ी थी। रणनीति से जीती गई पहली जंग। राजेंद्र ने राजधानी पर सीधा हमला नहीं किया। उसने चारों ओर से घेरा डाला, राशन बंद कर दिया और संपर्क मार्ग काटे, और 3 दिन में लंका की राजधानी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। महेंद्र को बंदी नहीं बनाया गया, बल्कि एक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। लंका अब चोल साम्राज्य का सहयोगी रहेगा। चोल संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ध्वज जो पहली बार समुद्र पार लहराया। जब अनुराधापुरा के ऊंचे द्वारों पर चोल ध्वज लहराया तो राजेंद्र ने कोई उत्सव नहीं मनाया। उसने अपने सैनिकों से बस एक बात कही, यह सिर्फ शुरुआत है, समंदर अभी रुका नहीं है। जब वह लौटा तो दरबार के कई चेहरे बदल चुके थे। जिन्होंने विरोध किया था अब झुके खड़े थे। राज चोल ने सभा में घोषणा की, आज से केवल नाम नहीं है, पूरे दक्षिण भारत को यह मानना होगा, राजेंद्र केवल युवराज नहीं, अब चोल भविष्य का सम्राट है। लंका से लौटने के कुछ ही सप्ताह बाद तंजावुर की हवाओं में बदलाव महसूस होने लगा था। जनता ने पहली बार एक राजकुमार को युद्ध जीतते नहीं, राजनीति और सम्मान से साम्राज्य को बढ़ाते देखा था। राज चोल अब वृद्ध हो चले थे और अब वो समय आ गया था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। यह डर, सिंहासन का दिन। राज्यसभा में हजारों लोग एकत्र थे। पूरे चोल साम्राज्य से प्रतिनिधि, पुजारी, मंत्री, सेनापति और व्यापारी आए थे। हर कोई जानता था आज इतिहास लिखा जाएगा। राज चोल सिंहासन से उठे, अपने पुत्र को देखा और केवल इतना कहा, अब चोल केवल मेरी नहीं तेरी दृष्टि से आगे बढ़ेगा, जा ताज नहीं दिशा संभाल। राजेंद्र चोल ने पिता के चरण छुए और सिंहासन की ओर बढ़ा। ना कोई ढोल, ना कोई ताली, बस गहरी शांति, जैसे पूरा दक्षिण उसके आने का इंतजार कर रहा था। सिंहासन पर पहला निर्णय, समंदर की ओर देखो। सम्राट बनते ही राजेंद्र ने पहला आदेश दिया, अब हमारा ध्यान उत्तर नहीं पूर्व की ओर होगा। मलक्का, जलडमरू मध्य, सुमात्रा, श्री विजय साम्राज्य और थाई तटों की ओर चोल नौसेना बढ़ेगी। उसने कहा, हम केवल भूमि के राजा नहीं हैं, समंदर हमारे रास्ते हैं और लहरें हमारा झंडा उठाएंगी। पुराने मंत्री नई सोच से घबराए। हर विजेता के सामने महल के भीतर कुछ डर जरूर होते हैं। कुछ पुराने दरबारी बोले, विदेश जाना, युद्ध करना, इतना दूर, ये मूर्खता है, हमें यहीं के किले संभालने चाहिए, सागर नहीं। और राजेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उसने नौसेना विभाग को बुलाया और कहा, तुम्हें किला नहीं बनाना है, तुम्हें जहाज चलाने हैं। समुद्री प्रशासन की नींव। राजेंद्र ने चोल इतिहास में पहली बार जल प्रशासन की नींव रखी। हर प्रमुख बंदरगाह पर नौसैनिक अड्डे बनाए गए। व्यापारियों के लिए संरक्षण नीति तैयार की गई। जहाज निर्माण को एक स्वतंत्र मंत्रालय सौंपा गया और सबसे बड़ा निर्णय, विदेशी भाषाओं और संस्कृतियों पर अध्ययन शुरू कराया गया। राजेंद्र जानता था अगर लड़ाई समुद्र में होगी तो दुश्मन की भाषा, धर्म, नीति और व्यापार को समझना होगा। अब चोल साम्राज्य रुकने वाला नहीं था। तंजावुर का वो छोटा युवराज जो कभी लहरों को देखकर सोचता था कब पार करेंगे, अब खुद कह चुका था, पार नहीं, अब हम उसके पार के भी पार जाएंगे। सिंहासन पर बैठते ही राजेंद्र चोल ने जो पहला सपना देखा था वो सीमाओं के बाहर था। एक सपना जो नदियों से नहीं, समंदर की लहरों से बना था। उसने कहा था, जो सम्राट समुद्र को पढ़ नहीं सकता वो अपने राज्य को बचा तो सकता है पर बढ़ा नहीं सकता। अब लक्ष्य था मलक्का की खाड़ी, जहां से सुमात्रा, बाली, जावा
और थाई तटों का व्यापार चलता था और श्री विजय साम्राज्य उसका स्वामी था। एक सम्राट जो लड़ाई से पहले सोचता है। राजेंद्र ने युद्ध की योजना किसी सभा में नहीं बनाई, वो स्वयं तटीय गांवों में गया, नाविकों से बात की, पुराने व्यापारियों से नक्शे मंगवाए। उसने जान लिया मलक्का जलडमरू दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से है। श्री विजय सम्राट बड़े लेकिन लापरवाह हैं और वहाँ की जनता भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। फैसला लिया गया, चढ़ाई होगी लेकिन युद्ध की तरह नहीं, लहरों की चाल की तरह, शांत, गहरी और अचूक। चोल नौसेना का इतिहास में पहला बड़ा विस्तार। तंजावुर से 500 से अधिक युद्धक और व्यापारिक जहाज रवाना हुए। हर जहाज पर प्रशिक्षित सैनिक, जल रणनीतिक विशेषज्ञ, अनुवादक और दूत और मंदिरों के पुजारी जो संस्कृति को साथ लेकर चले। राजेंद्र ने कहा, हम केवल क्षेत्र नहीं ले रहे, हम संस्कृति फैलाने जा रहे हैं। पहली टक्कर, श्री विजय साम्राज्य की नींद टूटी। अब चोल जहाज मलक्का की खाड़ी में पहुंचे। श्री विजय दरबार में स्तब्ध था। कभी किसी भारतीय राजा ने यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं की थी। और ये सिर्फ उपस्थिति नहीं थी, एक घोषणा थी। चोलों ने 3 प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण ले लिया। सैन्य टुकड़ियां भूमि पर उतरी, स्थानीय राजाओं से संधियां की गई, कुछ स्थानों पर चुपचाप सत्ता बदल दी गई और अंत में श्री विजय सम्राट को दूत भेजा गया, या तो संधि स्वीकार करो या समुद्र चुप नहीं रहेगा। विजय तलवार से नहीं, योजना से। 3 महीने के भीतर मलक्का चोल नियंत्रण में, सुमात्रा के तट सहयोगी बने। श्री विजय ने कर देना स्वीकार किया और चोल साम्राज्य ने पहली बार भारत के बाहर एक संगठित नौसैनिक क्षेत्र स्थापित किया। अब सम्राट नहीं, समुद्र का स्वामी। राजेंद्र ने मलक्का के बंदरगाह पर जब चोल ध्वज फहराया तो कहा, अब भारत सिर्फ उपमहाद्वीप नहीं, अब भारत समुद्र की आवाज है। श्री विजय पर नियंत्रण के बाद राजेंद्र चोल लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका उद्देश्य केवल विजय नहीं था, बल्कि ऐसा साम्राज्य बनाना था जो तलवार से नहीं, संस्कृति से अमर हो, जहां मंदिरों ने झंडों की जगह ली। सुमात्रा के तट पर राजेंद्र ने पहला कार्य किया, एक तमिल शैली का मंदिर बनवाने का आदेश। वहां के कारीगरों को तंजावुर से बुलाया। दक्षिण भारत की वास्तुकला पहली बार पूर्वी द्वीपों की मिट्टी में आकार लेने लगी। बाली, जावा, मलक्का, हर प्रमुख नगर में छोटे छोटे शिव और विष्णु मंदिर बनाए गए। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं थी, बल्कि ये थे भारत की उपस्थिति के निशान। भाषा, शिक्षा और विचारों का प्रसार। चोल सेनाओं के साथ गए थे विद्वान, शिक्षक और पुरोहित। उन्होंने वहां संस्कृति और तमिल भाषा की शिक्षा शुरू की। वेद और अंगम शास्त्रों का प्रचार हुआ। स्थानीय शिक्षकों को भारत आमंत्रित किया गया, जहां वे चोल विद्यालयों में अध्ययन कर सकें। एक नई सांस्कृतिक धारा बन रही थी, भारत से निकलकर पूर्वी द्वीपों की आत्मा तक। व्यापार नहीं, संबंध। राजेंद्र चोल ने केवल कर वसूलने पर जोर नहीं दिया, बल्कि वहां के स्थानीय शासकों को व्यापार और प्रशासन की स्वतंत्रता दी और शर्त थी भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, भारतीय संस्कृति का सम्मान और चोल कानूनों का पालन। उन्होंने श्री विजय दरबार में चोल राजदूतों की नियुक्ति की और मलक्का में अस्थायी भारतीय व्यापारिक दूतावास की स्थापना की। एक अदृश्य साम्राज्य। ये चोल साम्राज्य अब नक्शे में नहीं, लोकगीतों, वास्तुकला, भाषाओं और आस्थाओं में बस गया था। राजेंद्र चोल ने साबित किया, एक सम्राट केवल तलवार से नहीं, विचार और विश्वास से राज करता है। राजेंद्र चोल ने सुमात्रा, मलक्का और श्री विजय की विजय से चोल साम्राज्य को एक नई दिशा दी थी। वो अब सिर्फ तंजावुर का सम्राट नहीं था, वो समंदर के उस पार बसे नए भारत का निर्माता बन चुका था। लेकिन हर विजय के बाद एक लंबा सन्नाटा आता है, जिसमें सिर्फ तलवारें नहीं, राजनीति की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। वापसी और बदल चुका महल। राजेंद्र जब तंजावुर लौटे तो स्वागत भव्य था, सड़कों पर फूल, मंदिरों में दीपक और जनता की आंखों में गर्व। लेकिन दरबार अब पहले जैसा नहीं था। राज चोल अब वृद्ध और अस्वस्थ हो चुके थे। उनकी उपस्थिति कम होती जा रही थी और उनके पुराने सलाहकार अब 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। एक जो राजेंद्र की नई सोच को स्वीकारते थे और एक जो अब भी परंपराओं की परछाई में रहना चाहते थे। दरबार की राजनीति शुरू। पुराने मंत्री कहते, क्या हमें बाहर की संस्कृतियां अपनानी चाहिए? क्या इतनी दूर तक फैल जाना सही है? क्या चोल संस्कृति अब व्यापार के नाम पर बेची जा रही है? कुछ लोग अब खुलकर विरोध करने लगे थे। वे कहते, राजेंद्र विदेशों में तो जीत रहा है, पर तंजावुर की जरूरतों को भूल रहा है। राजेंद्र चुप रहा, लेकिन हर दिन वो ये महसूस करने लगा, अब लड़ाई लहरों से नहीं, अपनों की सोच से है। राज चोल की विदाई। इन्हीं दिनों एक बड़ी घटना हुई। चोल साम्राज्य के निर्माता राजेंद्र के पिता राज चोल प्रथम का निधन हो गया। पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया।
राजेंद्र ने पिता के चिता पर खड़े होकर केवल एक वाक्य कहा, आपने जो साम्राज्य बनाया अब मैं उसे अमर बनाऊंगा। अकेला सम्राट और ताज का बोझ। राजेंद्र पूरी तरह सम्राट था, लेकिन अब वो पहले जैसा राजकुमार नहीं रहा। उसकी आंखों में जीत थी पर चेहरा शांत नहीं था। उसे हर निर्णय अकेले लेना था, चाहे वो युद्ध हो, प्रशासन हो या दरबार की साजिशें। वो जानता था जिस सम्राट ने समंदर जीता है अब उसे मनुष्य की कमजोरी भी हरानी होगी। राजेंद्र चोल अब केवल एक सम्राट नहीं था, वो एक दृष्टि बन चुका था। एक ऐसा शासक जिसके इरादे नक्शों में सीमाएं नहीं खींचते बल्कि समुंदर में राहें बनाते थे। और अब उसकी दृष्टि भारत की भूमि से आगे दक्षिण पूर्व एशिया की ओर थी। श्री विजय के छल का उत्तर। श्री विजय सम्राट ने संधि तोड़ी थी। चुपचाप भारत लौटने के बाद उन्होंने चोल प्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। यह सीधे चोल सम्मान पर चोट थी। राजेंद्र ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और केवल इतना कहा, अब शब्द नहीं होंगे, अब लहरें बोलेंगी। इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान। तंजावुर से 1000 से अधिक युद्धक जहाज रवाना हुए। हर जहाज पर सैनिक नहीं बल्कि चोल संस्कृति, चोल नीति और चोल संकल्प लदा था। इस पूरे अभियान का नेतृत्व राजेंद्र ने स्वयं किया। उसने कहा, अब चोल साम्राज्य जमीन पर नहीं मापा जाएगा बल्कि इस पर जहाँ समुंदर भी हमारी भाषा बोलेगा। सिंगापुर, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड, एक के बाद एक चढ़ाई। राजेंद्र की सेना ने सुमात्रा के प्रमुख नगरों पर चढ़ाई की। मलक्का जेल डमरू मध्य को पूर्ण नियंत्रण में लिया। सिंगापुर क्षेत्र के द्वीपों पर विजय पटाखा फहराए और थाई तटों तक चोल नौसेना की उपस्थिति दर्ज कराई। ये कोई लूटपाट नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व था। विजय का संदेश, तलवार नहीं संस्कृति। हर जगह जहां चोल सेना पहुंची वहां उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, स्थानीय प्रशासन को बनाए रखा और भारतीय विचारों का प्रचार किया। इतिहास की गवाही। यह भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सफल विदेशी नौसैनिक विजय थी। राजेंद्र ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की शक्ति केवल सीमाओं में नहीं, सागर की लहरों में भी राज करना जानती है। दक्षिण पूर्व एशिया में विजय के बाद राजेंद्र चोल एक सम्राट नहीं, भारतीय इतिहास का प्रतीक बन चुका था। लेकिन उसके मन में एक विचार अभी अधूरा था। क्या मेरी विजय केवल इतिहास में दर्ज रहनी चाहिए या उसे पत्थरों में अमर कर देना चाहिए? तंजावुर की सीमाओं से आगे की राजधानी राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर से चोल साम्राज्य को स्थापत्य में अमर किया था। अब बारी थी राजेंद्र की। उसने तय किया कि एक नई राजधानी बनेगी जो केवल शासन का केंद्र नहीं बल्कि उसकी समुद्री विजय की जीवित गवाही होगी। इस नई राजधानी का नाम रखा गया गंगईकोंडचोलपुरम, वह स्थान जहां वह सम्राट बसता है जिसने गंगा को जीता। निर्माण ईंटों से नहीं, स्वाभिमान से। गंगईकोंडचोलपुरम कोई साधारण नगर नहीं था, यह एक राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ विशाल मंदिर बनाए गए, उन्नत जल प्रणालियाँ स्थापित की गई, प्रशासनिक भवन, सैन्य छावनियाँ और ग्रंथालय बनवाए गए और सबसे महत्वपूर्ण एक भव्य शिव मंदिर जो गंगा जल से अभिषेक होता था, जो खुद राजेंद्र उत्तर से लेकर आए थे। राजधानी का संदेश। गंगईकोंडचोलपुरम केवल ईंटों की नगरी नहीं थी, वह यह कहती थी कि चोल साम्राज्य की शक्ति तलवार में नहीं, उस सोच में है जो संस्कृति को समुंदर पार तक ले जाती है। यह नगर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक पुल बन गया। विरासत का चिन्ह। राजेंद्र ने राजधानी में युवाओं के लिए युद्ध और प्रशासनिक शिक्षा की व्यवस्था की। यहाँ से भारत को पहली बार एक संगठित नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र मिला। आज भी गंगईकोंडचोलपुरम दक्षिण भारत की धरती पर खड़ा है, एक गवाही कि भारत ने कभी समुंदर को झुकाया था। वर्षों बीत चुके थे। गंगईकोंडचोलपुरम अब केवल राजधानी नहीं, एक गर्व की अनुभूति बन चुका था। राजेंद्र चोल वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था जिससे उन्होंने लहरों को पीछे छोड़ा था। शांत सम्राट, जीवित साम्राज्य। अब वे बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते तो पूरा दरबार चुप हो जाता। उन्होंने एक दिन दरबार में कहा, मैंने तलवार से नहीं सपनों से साम्राज्य बनाया है और वह सपना आज भी जिंदा है। उनकी ये पंक्तियाँ आज भी गंगईकोंडचोलपुरम की दीवारों पर खुदी हैं। अंत की आहट। सम्राट को अब ज्ञात था वक्त निकट है। उन्होंने युवराज को बुलाया, दरबार को सौंपा और अपने जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी की। उन्होंने किसी मंदिर में नहीं, किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि अपनी राजधानी के बाहर एक शांत स्थान पर अपना अंतिम निवास चुना। न कोई विलाप, न कोई शोक,
जब सम्राट ने अंतिम सांस ली तो तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम दोनों में घंटियां एक साथ बजी। ना कोई आंसू, ना कोई शोक गीत, बस एक शांति, जैसे कोई समुद्र खुद शांत हो गया हो। विरासत जो मिटती नहीं। राजेंद्र चोल के जाने के बाद भी मलक्का में मंदिरों की घंटियां बजती रही, सुमात्रा में तमिल भाषा पढ़ाई जाती रही और भारत की नौसेना उनके नक्शों परियोजनाएं बनाती रही। उनका नाम केवल राजा के रूप में नहीं बल्कि एक समुद्री साम्राज्य के निर्माता के रूप में अमर हुआ। एक पंक्ति में इतिहास, वो राजा नहीं था, वो दिशा था। राजेंद्र चोल ने हमें सिखाया कि विजेता वह नहीं जो भूमि जीतता है, बल्कि वह है जो सभ्यता छोड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो सम्राट बिंदुसार नहीं देखा तो अभी देखिए, क्योंकि हर महान सम्राट के पीछे एक और भूला बिसरा सम्राट खड़ा होता है। मैं फिर लौटूंगा एक और सम्राट, एक और इतिहास और एक और कहानी के साथ है यहीं स्मार्ट स्टोरीज पर।